कल से शुरू होगी केदारनाथ बचाओ यात्रा। हरिद्वार में गंगा स्नान एवं पूजा अर्चना के साथ यात्रा की शुरुआत। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यात्रा में शामिल। उत्तराखंड में लगातार चारधाम यात्रा जारी। प्रसाद के समय तीर्थयात्रियों से संयम रखने की अपील। तीर्थयात्रियों से की गई अपील, बारिश के वक्त सभी लोग बरतें सावधानी। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम का आज खेल मंत्री ने किया लोकार्पण। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा, सीएम धामी ने स्टेडियम के विकास और सौंदर्यीकरण की घोषणा। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो पीएम मोदी के पहले बजट से हिमालय राज्य उत्तराखंड को भी खासी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, इसलिए बजट की दिशा अगले 5 साल के लिए विकास एजेंडे पर आधारित होनी चाहिए, जिसके लिए कुछ नई योजनाएं शुरू करने और स्वरोजगार से संबंधित पहले से चल रही योजनाओं के प्रावधान बढ़ाने की संभावना है। आपको बता दें, उत्तराखंड भूस्खलन की समस्या से जूझ रहा है। राज्य सरकार चाहती है कि क्रोनिक लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट के लिए कोई अध्ययन केंद्र नहीं है, इसलिए चमोली, पिथौरागढ़ या चंपावत में शोध संस्थान खोला जाए। इसके लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान की उम्मीद की जा रही है। हमारे राज्य से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष लगाव है और हर बजट में हमारे जैसे हिमालयन राज्यों को और विशेषकर उत्तराखंड राज्य को हमेशा सौगात मिलती रही है, इस बार भी मिलेगी। और 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प है उसकी झलक दिखाई देगी। और 5 सालों में नई जो चुनी हुई सरकार, जो ऐतिहासिक सरकार है, जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश के अंदर सरकार बनी है, ये बड़ी बात है। और इस तीसरी बार की सरकार का ये 5 साल किस दिशा में जाने वाला है, देश को बहुत तेजी से विकास की ओर ले जाने का जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प के साथ लिया है, इस बजट में दिखाई देगा। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने इंडियन व्हील चेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग 2024 के चैंपियंस को सम्मानित किया है। साथ ही स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड दिव्यांग क्रिकेट टीम के लिए बनाई गई टी-शर्ट का भी लोकार्पण किया गया। वहीं मसूरी के पुष्पदीप शर्मा को उत्तराखंड यूनाइटेड दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन का महामंत्री नियुक्त किया गया है। दिन रात प्रैक्टिस करवाते विपिन लामा जी, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है और उनके साथ हम बढ़ रहे हैं आगे अपनी उत्तराखंड टीम को लेकर। विकलांग तो सिर्फ एक शब्द है, वरना आदमी सब कुछ कर सकता है। मैं सर चाहूँ, मैं देखो ये कहते हैं कि मैं गंगा नहर में तैर सकता हूँ। जो दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन है, ये पूरे भारतवर्ष की 20 एसोसिएशन में से एक है और ये एसोसिएशन आईपीएल की तर्ज पे WIPL में इन्होंने दिव्यांग क्रिकेट टीम को उतारकर जो जीत हासिल करी है लगातार दूसरे वर्ष, वो एक बहुत ही गर्व का एहसास देती है। उत्तराखंड की ये टीम ने आज ये साबित कर दिया है कि वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य कर सकती है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा लगातार जारी है। बरसात के समय कहीं कहीं पर पहाड़ों के पत्थर गिरने की वजह से कुछ दिक्कतें सामने आ रही है। उन्होंने सभी तीर्थयात्रियों से अपील की है कि बारिश के वक्त सभी लोग सावधानी बरतें। देखिए, चारधाम यात्रा मार्ग पूरा खुला हुआ है। जैसे हमने पहले बताया कि हमारे नेशनल हाईवे पूरे के पूरे खुले हुए हैं, तो चारधाम यात्रा मार्ग कहीं कोई बंद नहीं है, सबके सब खुले हुए हैं और कहीं कोई यात्री नहीं फंसा हुआ है। बरसात अगर होती है तो रास्ता बंद होता रहता है। हम लोगों से यही अपील करेंगे जो चारधाम यात्री हमारे हैं कि जब बरसात हो रही हो उसमें आवागमन कदापि न करें, कि जब बरसात होती है तो पत्थर गिरते हैं और उसे खतरा रहता है आदमी को। देखिए, जो अहेतुक सहायता है वो हम देते हैं और तत्काल हम उसको, पहली प्राथमिकता होती है कि जो लोग घायल हुए हैं उनको बचाना, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना। हम लोग तत्काल उसमें कार्रवाई करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं
कि अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हुआ है, चोट लगी है, गंभीर रूप से घायल है, तो तत्काल उसको जो भी बेहतरीन से बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा हो सकती है वो प्रदान की जाए। अगर आवश्यकता है तो एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाती है या उसके हेलीकॉप्टर। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम का खेल मंत्री रेखा आर्या ने लोकार्पण किया है, जिसका 4 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से इस स्पोर्ट्स स्टेडियम का कायाकल्प किया गया है, जिसमें चैलेंज फेसिंग और पेयजल टैंक समेत कई निर्माण कार्य कराए गए हैं। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टेडियम के सौंदर्यीकरण और विकास की घोषणा की थी। इस स्टेडियम में अब तमाम प्रतियोगिताएं होने के साथ ही रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों को भी फायदा मिलेगा। चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे युवा खिलाड़ी हों, सभी को आज इसमें बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। निश्चित रूप से खेल संसाधनों को, खेल मैदानों को, खेल स्टेडियम को विकसित करने की लंबे समय से मांग थी और मुझे कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मैदान के लिए घोषणा करी थी। आज उस घोषणा को हम परिपूर्ण करे हुए लोकार्पण की स्थिति में आज लोकार्पण कर दिया गया है और मैं मानती हूं कि इस लोकार्पण के बाद में यहाँ पर चाहे हमारे उद्यमान उन्नयन योजना की प्रतियोगिताएं यहाँ पर हमारे छोटे बच्चों के लिए आहूत की जाए या हमारे रेगुलर बच्चे जो यहाँ पर खेलने, दौड़ने या प्रैक्टिस करने यहाँ पर आते हैं उनके लिए सहूलियत भरा ये मैदान हो जाता है। कल से कांग्रेस केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। यात्रा की शुरुआत हरिद्वार में गंगा स्नान और पूजा अर्चना के साथ होगी। वहीं यात्रा में उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और इस यात्रा को सफल बनाएंगे। केदारनाथ धाम के नाम पर एक क्यूआर साइट जारी किया गया है, जिस पर पैसे डालने पर सीधा केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली को पैसा पहुंच रहा है। ये जनता की आस्था के साथ धोखा है। एक तरफ जो सरकार इस ट्रस्ट का नाम बदलने की बात करती है तो वहीं दूसरी ओर क्यूआर जारी करती है। मैं जिस तरीके से केदारनाथ धाम ट्रस्ट का बेजा इस्तेमाल नाम का किया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है कि जो केदारनाथ नहीं जा सकते वो यहीं उनको पुण्य मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, ये गलत है। एक क्यूआर कोड जारी किया गया जिसमें लोग पैसा डाल रहे हैं इस गलत फहमी में कि ये केदारनाथ बाबा के यहाँ जा रहा है, वो दिल्ली जा रहा है। इसका हमने विरोध कर रखा है। केदारनाथ मंदिर में सोने की चोरी को लेकर आशंका है। जो 230 किलो सोना आया था वो कहाँ गया, कोई जानकारी नहीं दे रहा, ना जांच बैठा रहा है। वो हमारा तीसरा विषय है। चौथा विषय है गर्भगृह के जो कानून नरेंद्र मोदी जी ने तोड़े। बीकेटीसी के अध्यक्ष शंकराचार्य जी पे तो टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को एक नोटिस नहीं दे सके। उस विषय में उनसे हमने बातचीत होनी है। और पांचवा जो मुद्दा है हमारा वो है कृष्णा माई की गुफा का नाम दोबारा कृष्णा माई की गुफा रखा जाए और चाहेंगे कि पूरा उत्तराखंड जागरूक हो। कम से कम जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश लोग कर रहे हैं उसको रोक लगे। उत्तराखंड में कांग्रेस केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत कांग्रेस हर की पौड़ी में गंगा स्नान के बाद केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत करेगी, जिसका समापन केदारनाथ धाम में होगा। वहीं से लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर राजनीति का आरोप लगा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और जो उन्होंने न्याय यात्रा करी थी वो शायद कम पड़ गई है, तो अब वो तो एक तीसरी और यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो उन्हें अपने मंथन पर यात्रा निकालनी चाहिए, अपने किए गए जो कार्य हैं पिछले उस पर यात्रा निकालनी चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। धर्म की आड़ में जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय है। माननीय पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जी ने पहले ही इस पर कर दिया नाम पर नहीं बनेंगे। तो जब सारी चीजों पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा करके बंद कर दिया, उस चैप्टर को क्लोज कर दिया, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अब केवल और केवल राजनीतिक और पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए केदारनाथ यात्रा बचाओ की जो वो निकालने की बात कर रहे हैं तो केवल और केवल राजनीति से प्रेरित है। और उनको ये दिखाई दे रहा है कि केदारनाथ इस वक्त हमारी माननीय शैला रानी रावत जी जिनकी अचानक मृत्यु हुई है वो सीट वहां पर खाली हुई है, तो वो उसका एक फायदा लेना चाहते हैं। तो राजनीतिक फायदा धर्म की आड़ में लेना चाहते हैं। हरिद्वार में कावड़ यात्रा का सिलसिला लगातार जारी है, जहां 40वीं कावड़ लेने आए हरियाणा के पूर्व मंत्री ने कहा कि कावड़ यात्रा उनकी आस्था का प्रतीक है और वे हर साल इसमें भाग लेते हैं।
वहीं विधायक ने भी कांवड़ियों के स्वागत के दौरान कहा कि यह यात्रा हरिद्वार की संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंडल पदाधिकारी लगातार कांवड़ियों का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य इस रूप में है कि हरियाणा के पूर्व मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बहुत वरिष्ठ नेता, हम सबके मार्गदर्शक रामविलास शर्मा जी स्वयं कांवड़ लेकर यहाँ से शुरू हुआ है। उनको आज उनका स्वागत भी किया और उनके साथ अन्य कांवड़ियों का स्वागत भी हमें करने का अवसर मिला। और आज पूर्णिमा के दिन 4 करोड़ कावड़ हरिद्वार से उठती है और मैं मदन कौशिक जी जो मेरे भाई भी हैं और 6 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, 3 बार उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने जिस तन्मयता से यहाँ कावड़ियों के ऊपर फूल बरसाए हैं, उनको फलों का वितरण किया है। मैं श्रीमान पुष्कर धामी उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने प्रांत में कावड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। राजधानी देहरादून में तीज के अवसर पर ट्रांसजेंडर फैशन शो का आयोजन किया गया। वहीं आयोजक अंबिका शर्मा और श्वेता सूरी ने कहा कि पहली बार ट्रांसजेंडर फैशन शो में इन्हीं महिलाओं के बनाए कपड़ों को पहनकर ट्रांसजेंडर रैंप पर वॉक करेंगे। फुटफॉल रहे उसके लिए हम लोग कुछ इवेंट्स कर रहे हैं, जिसमें तीज क्वीन कॉन्टेस्ट भी रहेगा और ट्रांसजेंडर्स का एक हम लोग फैशन शो कर रहे हैं जो कि उत्तराखंड में पहली बार होने वाला है, जिसमें अदिति जो हमारे साथ है उनकी पूरी टीम रहेगी फैशन शो में। और जो महिलाएं यहाँ पे अपने कपड़े प्रदर्शित कर रही हैं उन्हीं के कपड़े पहनकर ये लोग फैशन शो करेंगे, जिसमें सूट, साड़ी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत। सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक। सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का। अरसे से सुना पड़ा बाजार है, कहीं रुदन है, कहीं घुटन है। हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके, वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ।
देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के, सच जो आप जानना चाहते हैं हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने, बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक। सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो हल्द्वानी में 4 दिवसीय उत्तराखंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जहां पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी तन्मय रावत ने बताया कि टूर्नामेंट दमुवाडुंगा स्थित हल्दी खाल में खेला जाएगा, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, खटीमा समेत आसपास के 8 राज्यों से 17 वर्ष तक की आयु के बालक बालिका टूर्नामेंट में भाग लेंगे। कई बैडमिंटन खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कर चुके हैं और ये हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि तन्मय जी और हमारे अध्यक्ष जी जो बैडमिंटन एसोसिएशन जिलाध्यक्ष हैं श्री बीस जी, वो बैडमिंटन के लिए हमेशा समर्पित रहे हैं और उसी का एक परिणाम है कि आज जो हम ओलंपिक्स जो हम पेरिस में देख रहे हैं उसमें हमारे एक प्रतिभावान प्रतिभागी जो कि ओलंपिक्स में प्रतिभाग कर रहा है लक्ष्य सेन, उसमें हमारे अध्यक्ष जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। 9 साल से आयु वर्ग से स्टार्ट होकर अंडर 17 तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट आपके करेंगे। पहली बात यह है कि ये खुद भी अपने आप में आपके प्लेयर हैं और इनका मकसद यही आपके रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर प्रतिभाग आपके करें और हमारे पूरे क्या कहते हैं उत्तराखंड का नाम रोशन हो। इसमें हमारे हर कहते हैं प्रदेश से बच्चे यहाँ पर खेलने आएंगे और हर बार की अब की तरह इस बार भी ये अच्छे से अच्छा टूर्नामेंट करवाने की कोशिश करें। हमारे उत्तराखंड से लगी सीमाएं जैसे दिल्ली और फरीदाबाद और नोएडा, इन जगहों से भी, पंजाब से भी अभी हमारे पास प्लेयर आ रहे हैं और प्रयास करते हैं हम बच्चों को खेल से जोड़े रखने का। और इसमें अभी हमने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मेडल्स, अभी ओलंपियाड मेडल्स दिल्ली से हम जो ये 4 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा, इसमें बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार के रूप में भी हमने इसमें नगद 1,60,000 रुपये प्राइज मनी भी बच्चों को रखी है। जोशीमठ के सुभाई गांव में ढोल न बजाने पर जुर्माना लगाने से 2 जाति के ग्रामीणों में विवाद के मामले हैं। अनुसूचित जाति संगठनों ने गोपेश्वर मुख्यालय में चेतना रैली निकालते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है, साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें, बैशाखी मेले में ढोल वादक पुष्कर लाल को ढोल बजाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बीमार होने के कारण वह ढोल नहीं बजा पाए, जिसके चलते पंचायत ने उन पर जुर्माना लगाया था। जो ये जातिवादी मानसिकता है, इस मानसिकता पे रोक लगाना है और इसको जड़ से खत्म करना है। हमारे लोग रैली में आए आज और हमने यहाँ से इस रैली के माध्यम से निम्न मांगे की है, जैसे कि जो गांव स्तर पे जो पंचायत हैं वो पंचायतें निरस्त हो और संविधान वहाँ पे संविधान के हिसाब से वहाँ पे काम चले, पंचायतें निरस्त किया जाए, ये हमारा प्रशासन से ये मांग करते हैं हम। जहाँ पे जो है अनुसूचित जाति के 10 परिवारों को जो है जल जंगल जमीन से बेदखल करते हुए गांव वालों ने पंचायत में फरमान जारी किया है और वे लोग जो है बहुत दहशत में है। यदि अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये जातिवाद के चंगुल में फंसा हुआ समाज जो है इसको एक चेतना रैली के रूप में यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं, यहाँ के विभिन्न संगठन हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी लोगों ने जो है SC, ST, OBC के मिलकर के ये रैली एक जन चेतना के रूप में। श्रीनगर गढ़वाल के पौड़ी जिले में पुलिस ने 2,46,000 की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के एक फरार साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जहां SP लोकेश्वर सिंह ने बताया कि महिला की शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना लेसडाउन में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वहीं गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है।
इनके साथ किसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर संपर्क किया और संपर्क करने के उपरांत इनसे एक एल्क्रो नाम की ऐप को डाउनलोड करवाया गया, जिसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पर इनसे लगभग 2.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई और इनकी शिकायतकर्ता के शिकायत के आधार पर थाना लैंसडाउन में हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करवाया गया और उसमें हमने एक पुलिस टीम का गठन किया, जिसमें ये पाया गया कि ये जो गैंग है ये जयपुर राजस्थान से ऑपरेट कर रही है और जिस व्यक्ति के अकाउंट में इसमें पैसे गए थे उस व्यक्ति को पुलिस की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। उधम सिंह नगर की सड़कों पर इन दिनों मौत मंडरा रही है। यमराज का रूप धारण कर डंपर लगातार सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर चिंतित जनप्रतिनिधि भी अब अधिकारियों को हिदायत दे रहे हैं, जिसको लेकर जसपुर विधायक आदेश चौहान आज एआरटीओ कार्यालय पहुंचे। एआरटीओ से मुलाकात कर उन्होंने निर्देशित किया कि कोई ठोस रणनीति बनाकर डंपरों पर नकेल कसी जाए। एआरटी महोदय से निवेदन था कि भाई ये कैसे रोकेंगे, हमारी टीमें क्या कर रही है, पुलिस जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है या कोई जनप्रतिनिधि जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो इसके लिए चिंता थी, तो मैं इनसे बात करना है भाई कि इसको रोकने का प्रयास किया जाए, क्योंकि हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि दुर्घटनाओं को कम से कम करने में हम अपनी सफलता हासिल करें। 10% भी बचे हुए तो उनको लेकर के भी कठोर कार्रवाई करने के निर्देश एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को दिए गए हैं। गाड़ियों को ऐसी स्थिति में पाए जाने पर शीघ्र ही तत्काल सीज करने, कठोर कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत किए जाने के निर्देश समस्त एनफोर्समेंट ऑफिसर को दे दिए गए हैं। लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं में ग्राफ बढ़ता जा रहा है। संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी जा रही है कि एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए रणनीति बनाई जाए। आपको बता दें, जसपुर विधायक ने अधिकारियों के साथ बैठक ली है। उन्होंने चिंता जाहिर की है, लगातार दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ने पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर अली जुड़ चुके हैं। जी अजहर जी, सड़कों पर लगातार एक्सीडेंट्स की घटनाएं बढ़ते जा रही है, क्या रणनीति बना रहे हैं जसपुर विधायक अधिकारियों के साथ मिलकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अगर बात करिए जनपद उधम सिंह नगर की, तो लगातार जिस तरीके से सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसमें सरकारी कर्मचारी भी उस दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। तो और ये जितनी भी घटनाएं हुई है, कहीं ना कहीं बड़े वाहन डंपरों से होती हुई दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर अब विधायक आदेश चौहान आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने अधिकारियों के साथ मुलाकात की और उन्हें कड़े निर्देशित करते हुए कहा कि कोई ठोस रणनीति तैयार करी जाए जिन पर इन डंपरों पर लगाम लगाई जाए। आपको बता दें कि चेकिंग के नाम पर जिस तरीके से सड़कों पर चेकिंग की जाती है, मोटर दो पहिया वाहन अगर हेलमेट लगाकर बाइक सवार न चलाए तो उसका चालान तो निश्चित हो ही जाता, जो होना भी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बड़े वाहन देखे जाएंगे कि खनन के ओवरलोड वाहन चलते हैं सड़कों पर लगातार, और वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहनों की बड़ी कंपनी से जो आती है उससे ओवर बॉडी बना दी गई है और उस पर ओवरलोड लेकर जाते हैं, उस पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जी अजहर जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।